यह वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड ईयर फिजिक्स के अंदर अपना पेपर सेकंड है, नाभिकीय भौतिकी। इसकी यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 जो है उसका लेक्चर नंबर 4 चल रहा है ये, ठीक है। इस लेक्चर में अपना टॉपिक है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर अपन को ये सिद्ध करना है कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की सहमति, न्यूट्रॉन की उपस्थिति की सहमति या प्रमाणिकता, ठीक है। तो अपन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध कर रहे हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता नाभिक के व्यास की कोटि की, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर कहीं भी इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो यदि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित है, यदि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता नाभिक के व्यास की कोटि की होगी, यानी कि डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो आपके पास ये तो क्या आ जाएगा, स्थिति में अनिश्चितता, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां से अतः अब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए इक्वल टू ले लेंगे अपन। तो डेल्टा पी एक्स क्या आ जाएगा यहां से h क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल्टा एक्स। इसका मात्रक क्या आएगा, h क्रॉस का मात्रक तो होता है जूल इंटू सेकेंड अपॉन ये, इसका मात्रक क्या होता है मीटर। डेल्टा एक्स का मात्रक क्या आएगा मीटर, ठीक है। या अब देखिए इसमें मान रख देंगे अपन, तो डेल्टा पी एक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा पी एक्स का मतलब 1.054 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻15। तो देखिए आप 1.054 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 पंजो 10 इंटू 10⁻⁻15, तो ये -14 हो जाएगा। -14 ऊपर जाके 1.054 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 10⁻⁻14, तो 1.054 इंटू 10⁻⁻20 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा -20। तो मात्रक ये वाला भी लिख सकते हैं अपन, या फिर अपन चाहें तो ये संवेग है। संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग m इंटू वी, m का मात्रक किलोग्राम, v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास संवेग में अनिश्चितता आ गई। अब न्यूट्रॉन का न्यूनतम संवेग देखिए, पी मिनिमम जो होगा वो डेल्टा पी एक्स के बराबर होगा। भाई न्यूनतम संवेग जो है वो संवेग में अनिश्चितता के बराबर तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो न्यूनतम संवेग है वो इतना तो होगा ही होगा, ठीक है। तो डेल्टा पी एक्स, और डेल्टा पी एक्स का मान कितना है 1.054 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है, किलोग्राम मीटर
प्रति सेकंड। ठीक है, अतः पी मिनिमम आपके पास ये आ गया, पी मिनिमम आ गया। ठीक है, अब यहां तक लिख लीजिए एक बार पहले। ठीक है, अब देखिए, ऊर्जा संवेग संबंध से, ऊर्जा संवेग संबंध से, ऊर्जा संवेग संबंध से देखिए क्या आएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। अब इसमें अपने पास यहां पे P जो है, जब P को अपन P मिनिमम से रिप्लेस करते हैं तो आपका E जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, E मिनिमम से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और तो कांस्टेंट है। ठीक है, यहां आता है E मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू P मिनिमम स्क्वायर C स्क्वायर प्लस एम नॉट फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का विराम द्रव्यमान है, ध्यान रखना।
ठीक है, एम नॉट स्क्वायर C4। अब यहाँ पे देखिए पी मिनिमम का स्क्वायर आपके पास कितना है 1.054 इंटू 10⁻⁻20 का स्क्वायर, और सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एम नॉट विराम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है लगभग एक ही एमयू मानते हैं, और एक ही एमयू को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है, इंटू 3 इंटू 10⁸ ठीक है। तो ये देखिए आप ई मिनिमम का स्क्वायर इक्वल, ये एक पद है और ये एक पद है, दो पद है इसमें, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए, तो ये 1.05 लगभग 1 के आसपास ही है, तो इसका स्क्वायर करेंगे लगभग 1 ही मान लेते हैं, और ठीक है, और इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 3 3 9 इंटू 10⁻8 दूनी 16, ठीक है, प्लस दूसरा पद देखिए, दूसरा पद में 1.67 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है लगभग 2.78, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 दूना 54, और ये कितना आ जाएगा 3 3 9 9 3 27 27 3 81 इंटू 10⁻32, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए ई मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻⁻24 प्लस इसको इसको जब इससे गुणा करते हैं तो ये आता है लगभग 22,590 पॉइंट कुछ ऐसा आता है, तो 22,590 चाहे 22,600 मान लो लगभग, ठीक है। इसको जब अपन इससे गुणा करेंगे तो फिर इसको 22,600 नहीं आएगा, ये आएगा 225.9009 आता है, ये इसको अपन गुणा करते हैं ना 225.9009 ये आता है, इसको जब अपन इससे गुणा करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास -54 और 32 10⁻⁻54 में से अपन 32 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा -2 -22, कितना बचेगा -22, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -24 पावर है, यहाँ पे -22 पावर है, तो इन दोनों पावर को अपन जो है सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, ई मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 9 इंटू 10⁻24 -24 प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ अपन क्या करें, यहाँ पे अपन जो है 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 22,590, लगभग 22,590.009, ठीक है, 22,590.009 इंटू 10⁻⁻, फिर जो ऊपर नीचे अपन जो 100 से गुणा करेंगे देखिए 225.9009, इसको ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ये जो 100 गुणा है इसमें गुणा होके तो ये बन जाएगा, 100 जो है इससे गुणा होके तो ये बन जाएगा, नीचे वाला 100 जो है ऊपर चले जाएगा तो ये 10⁻⁻2 और हो जाएंगे यहाँ पे, तो -24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा लगभग। अब देखिए -24 पावर तो सेम है, ठीक है। अब ये तो 9 ही है और ये 22,590 है, तो कौन सी राशि ज्यादा है, ये वाली राशि ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपके पास ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास जो है वैल्यू है पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है, पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास है एम नॉट फॉर न्यूट्रॉन का स्क्वायर और सी फॉर इसकी वैल्यू है ये, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि
ये जो वैल्यू है ई मिनिमम एम नॉट फॉर न्यूट्रॉन का स्क्वायर और सी फॉर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अतः ये जो ई मिनिमम है आपका, ई मिनिमम स्क्वायर का मान जो है लगभग आपका किसके बराबर हो जाएगा, एम नॉट फॉर न्यूट्रॉन का स्क्वायर और सी फॉर। ठीक है, लगभग इसी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अपन आगे देखें तो ई मिनिमम बराबर क्या आ जाएगा, लगभग बराबर एम नॉट फॉर न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या केवल इतना भी लिख सकते हैं, ई मिनिमम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गया अपने पास। ठीक है, अब चूंकि k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ई, तो यहां से k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और ई की जगह एम नॉट सी स्क्वायर आ ही रहा है यहाँ पे। तो जो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा है लगभग क्या प्राप्त हो जाएगी अपन को, 0 प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इसकी जगह को अपन ये रखेंगे तो इसमें से जाएगा तो लगभग क्या आ जाएगा, लगभग 0 आ जाएगा। अतः k का मान लगभग क्या होगा, 0 होगा। उतार लीजिए एक बार। अतः हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार
नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा लगभग शून्य होती है, लगभग शून्य होती है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा लगभग शून्य होती है एवं प्रयोगों के अनुसार भी नाभिक की गतिज ऊर्जा लगभग शून्य होती है। प्रयोगों के अनुसार भी नाभिक की गतिज ऊर्जा लगभग शून्य होती है। अतः स्पष्ट है कि न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर प्रयोगों के अनुसार भी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, या न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा लिखो, नाभिक की नहीं, सॉरी, एवं प्रयोगों के अनुसार भी न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा लगभग शून्य होती है। अतः स्पष्ट है कि न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रह सकता है। हाइजेनबर्ग के निश्चितता सिद्धांत से सिद्ध हो गया ये। उतार लीजिए।
देखिए आगे देखिए, अब अपन को नेक्स्ट है आपका ये जो है तीसरा नंबर था, अपने चौथा नंबर है कि कॉम्पटन तरंग धैर्य के आधार पर, कॉम्पटन तरंग धैर्य, कॉम्पटन तरंग धैर्य के आधार पर नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति संभव होना, नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति, नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की प्रामाणिकता, नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की प्रामाणिकता, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं कि नाभिक, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के आधार पर नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है। या कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के आधार पर, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के आधार पर नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत, नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका अपन कैसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कोई भी कण अपनी कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, कोई भी कण अपनी कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य से कम क्षेत्र में परिबद्ध, कम क्षेत्र में, कोई भी कण अपनी कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य से कम क्षेत्र में परिबद्ध नहीं रह सकता है। ये लाइन अपन ने पहले भी लिखी थी जब अपन ने ये कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के आधार पर यह सिद्ध किया था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ठीक है। कोई भी कण अपनी कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य से कम क्षेत्र में परिबद्ध नहीं रह सकता है, अर्थात यदि कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का मान, अर्थात यदि कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का मान, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का मान परिबद्ध क्षेत्र से, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का मान परिबद्ध क्षेत्र से अधिक है तो वह कण उस परिबद्ध क्षेत्र में नहीं रह सकता है, उस परिबद्ध क्षेत्र में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। परंतु यदि कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का मान, परंतु यदि कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का मान परिबद्ध क्षेत्र, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का मान परिबद्ध क्षेत्र से कम या बराबर है, कम या बराबर है तो वह कण उस परिबद्ध क्षेत्र में रह सकता है, रह सकता है, ठीक है। अब अपन न्यूट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, न्यूट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, तो पहले तो एक काम करो, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का सूत्र निम्न होता है। चूंकि कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा सी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी। एम नॉट यहाँ पर जिस कण की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य निकालना है उसका विराम द्रव्यमान है। कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला ये होता है। अब न्यूट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, न्यूट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, ठीक है। न्यूट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य क्या आ जाएगी, लैम्डा सी फॉर न्यूट्रॉन इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट फॉर न्यूट्रॉन इनटू सी, ठीक है।
अब न्यूट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, इस एच की वैल्यू तो होती है 6.602 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। न्यूट्रॉन का विराम द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम इंटू सी क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आती है 1.5 फर्मी मीटर। ठीक है, तो लैम्डा सी फॉर न्यूट्रॉन कितना आ गया 1.5 फर्मी मीटर। अब न्यूट्रॉन का जो व्यास है वो नाभिक का व्यास जो है वो भी इसी कोटि का होता है। ठीक है, तो और ये जो न्यूट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य का मान जो है न्यूट्रॉन के व्यास वो नाभिक के व्यास से कम प्राप्त हो रहा है, तो कम प्राप्त हो रहा है, इसकी कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य जो है नाभिक के व्यास से कम प्राप्त हो रही है, अतः न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर रह सकता है। ठीक है, एवं नाभिक का व्यास जो है वो भी कितनी कोटि का होता है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। नाभिक का व्यास भी फर्मी मीटर यानी कि 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का व्यास भी, चलो इसको ऐसे लिख लो, नाभिक का व्यास लगभग कितना होता है, लगभग 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। ठीक है, जो कि अतः न्यूट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य का मान नाभिक के व्यास से क्या है, कम है, अतः न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर रह सकता है। तो एक बार यहां तक लिख लीजिए आप। यहां तक लिख लीजिए एक बार। न्यूट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य का मान नाभिक के व्यास से कम प्राप्त होता है, नाभिक के व्यास से कम होता है, अतः न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रह सकता है।
अब आपका नेक्स्ट है 5वें नंबर का, कणों की सांख्यिकी के आधार पर, कणों की सांख्यिकी के आधार पर नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कणों की सांख्यिकी के आधार पर नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत की व्याख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत की, नाभिक का प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत के अनुसार, देखिए यहीं से लिख देते हैं, नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत के अनुसार, नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत के अनुसार, नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत के अनुसार जेड परमाणु क्रमांक, जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या, जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या, ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक में, और ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक में, जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक में जेड प्रोटॉन व ए माइनस जेड व ए माइनस जेड न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन, जेड प्रोटॉन व ए माइनस जेड न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, वह एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या S = 1/2 होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए यह नाइट्रोजन नाभिक में, उदाहरण के लिए 7n14 में प्रोटॉनों की संख्या Z = कितनी है? 7। न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z = 7। 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, अब कुल संख्या कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉन की कुल संख्या 7 + 7 = 14। कितनी बनेगी टोटल? 14। ठीक है, अब एक के लिए 1/2 होती है, तो 14 के लिए जो होगी वो क्या होगी? पूर्णांक होगी। अतः सभी प्रोटॉनों व न्यूट्रॉन के लिए, सभी प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या 0 या पूर्णांक होगी। अतः 7n14 बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करेगा। बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करेगा एवं प्रयोगों के अनुसार भी, एवं प्रयोगों के अनुसार भी 7n14 बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी का ही पालन करता है। बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी का ही पालन करता है। अतः सांख्यिकी के आधार पर, सांख्यिकी के आधार पर नाभिक की रचना का प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत सही है।
लिख लीजिए। अच्छा ठीक है, तो चालू हो गई।